हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा अलग कर रहे हैं। अभी 29 नवंबर को आप सभी लोगों को पता होगा, जिन्होंने भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी होगी, जिन्होंने कैट लिखा होगा, 29 को आपका कैट का एग्जाम था। मैंने भी 29 को कैट का एग्जाम दिया था, बिकॉज एज अ मेंटर हम लोग ये चाहते हैं कि हमें कैट के बारे में सब कुछ पता रहे। एग्जैक्टली क्या हो रहा है एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, कैट किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, अगले साल के लिए हम लोगों को स्टूडेंट्स को क्या इनपुट देना होगा। ये सभी बातों को अच्छे से बच्चों को समझाने के लिए हम लोग खुद भी कैट लिखते हैं। So this year also I have written CAT. So my slot was third slot, which is the evening slot. So I have taken some questions from the quant section of the CAT exam from the slot in which I appeared. So उसी के कुछ questions आपके सामने लेकर आया हूँ, और इन questions के थ्रू जैसा मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कैट में क्वांट सेक्शन में 90 परसेंटाइल स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील। मार्क माई वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। फॉर लास्ट 7-8 years, 9 years, I have been writing CAT, and I have seen that even if you focus on a very simple set of topics, say for example arithmetic, you can easily cross 90 to 95th percentile. May sound surprising, may sound weird, but it is actually true. अगर आप देखेंगे इस साल भी कैट में टोटल मिला के 26 क्वेश्चंस थे क्वांट सेक्शन में, जिसमें से राउंड अबाउट 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अरिथमेटिक। अरिथमेटिक से हमारा मतलब है सिंपल इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, simple interest, compound interest, time, speed, distance, time and work, average, mixture, allegations, these topics. The topics that you normally study in your school days from, let's say, 6th standard to 8th 9th standard. ये सारे टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक हैं, सभी को पता रहता है। ये सिंपल टॉपिक्स हैं, लेकिन कैट में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं आपको वही डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ थ्रू एक्चुअल कैट क्वेश्चंस की। देखिए, आप खुद ही देखिए, सी फॉर योरसेल्फ एंड एक्सपीरियंस इट, दैट हाउ सिंपल इट इज टू स्कोर 90 plus percentile in quant section as far as CAT is considered. So this year's CAT 2020 CAT के क्वांट सेक्शन से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो मेरे स्लॉट में आए थे, इवनिंग स्लॉट में, अरिथमेटिक से। और अगर आप यही 10 क्वेश्चन कर लेते तो आपका परसेंटाइल 92, 93, 94 परसेंटाइल आराम से बन जाता, अगर इसमें एक्यूरेसी आपकी सही सही रहती तो। सो लेट्स सी, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, दीज आर ऑल एक्चुअल कैट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम स्लॉट 3, द स्लॉट इन विच आई नो अपीयर। ओके, all right, so let us look at these questions here. First question क्या कहता है? Let us read the question first. A contractor agreed to construct a 6 kilometer road. So my work is to construct 6 kilometer road. This we know. In 200 days. So हमें कितने दिन में काम खत्म करना है? 200 दिनों में काम खत्म करना है। हमारे पास वर्कर्स भी मालूम है। वर्कर्स कितने एम्प्लॉयड है? 140. सो 140 वर्कर्स आर देयर। ये हमारा काम है। 6 किलोमीटर रोड 200 दिनों में कंस्ट्रक्ट करना है। कितने वर्कर्स हैं हमारे पास? 140 वर्कर्स हैं। फिर 60 डेज गुजर गए, 60 डेज निकल गए। 60 डेज में कितना काम हुआ? 1.5 किलोमीटर वर्क काम, यही वर्क हुआ है। और वर्कर्स तो इतने ही लगे हुए थे। कितने वर्कर्स लगे हुए थे? 140 वर्कर्स। फिर कहता है क्वेश्चन में, हाउ मेनी एडिशनल पीपल वुड ही नीड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क एग्जैक्टली ऑन टाइम। एग्जैक्टली खत्म करना है टाइम पे। अब टाइम पे खत्म करना है तो 200 में से 60 दिन निकल गए, तो रिमेनिंग कितना दिन बचा? 140। यानी 140 डेज में रिमेनिंग वर्क कितना है? 4.5 किलोमीटर वर्क बचा हुआ है। 6 में से 1.5 हो गया, कितना बचा हुआ है? 4.5 किलोमीटर बचा हुआ है। सो हमें 4.5 किलोमीटर वर्क करना है। हमारे पास 140 डेज है, तो कितने वर्कर लगेंगे? अगर हम ये निकाल लें तो एडिशनल वर्कर भी निकल जाएगा। से 140 वर्कर है, अगर 200 वर्कर चाहिए तो 60 वर्कर लगेंगे एक्स्ट्रा। अगर हमारे पास से 240 वर्कर्स चाहिए होंगे तो हमारे पास है 140, यानी 100 वर्कर्स एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। सो कितने वर्कर लगेंगे 4.5 किलोमीटर वर्क को करने में 140 डेज में? तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। नाउ आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा, वर्क, टाइम और नो डेज का रिलेशन क्या होता है? W1/m1 D1 इज इक्वल टू W2/m2 D2, जहां पे W क्या है? वर्क है, M1 हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स, D हो गया नंबर ऑफ डेज।
ओके, सो W/m1d1 इज इक्वल टू W2/m2d2। वेरी सिंपल रिलेशन जो आप कई बार टाइम एंड वर्क में यूज करते होंगे। वर्क कितना हो चुका है एक बार, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर वर्क कितने लोग किए थे, 140 वर्कर्स। कितने दिनों में, 60 डेज में। ठीक है, अच्छी बात है। हमें और कितना वर्क करना है, 4.5 किलोमीटर वर्क करना है। कितने दिनों में खत्म करना है, 140 डेज में खत्म करना है। ओके, नंबर ऑफ मैन नहीं पता है, मान लेते हैं एन है, सो इनटू एन। सो 4.5 से 3 टाइम्स 140, 140 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, n इज इक्वल टू 180। यानी 180 वर्कर्स रहते तो ये काम 140 दिनों में हो जाता। वर्कर्स हैं कितने हमारे पास, 140। यानी जो एडिशनल वर्कर्स हमें चाहिए दैट इज 180 माइनस 140। कितने वर्कर्स चाहिए, 40 वर्कर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 40। 40 वाज द करेक्ट आंसर। Very simple, straightforward question on time and work. This was asked in CAT. And people say CAT is difficult. CAT is not difficult if you prepare with a strategy. Even if you focus on arithmetic, CAT, you can score 90 plus percentile, which is more than what IIMs have prescribed as their sectional cutoff limit. So keep in mind, arithmetic is the mothership as far as quant is considered. Okay. Let us move on to some more questions from arithmetic. All right, let us look at this question also. क्या कहता है, विमला starts for office every day at 9 a.m. and reaches exactly on time if she drives at her usual speed of 40 किलोमीटर पर आवर। सो लेट्स से ये विमला का होम है, ये विमला का ऑफिस है। वो हर दिन यहाँ से निकलती है कितने बजे, 9 a.m. पे। 9 a.m. पे कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से निकलती है। अच्छी बात है। फिर क्या कहता है, शी इज लेट बाई 6 मिनट्स इफ शी ड्राइव्स एट 35 किलोमीटर पर आवर। सो एक दिन वो 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है और वो टाइम से नहीं, टाइम से 6 मिनट लेट पहुंचती है। तो सपोज टाइम ऑफ ट्रेवल टी मिनट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, टी प्लस 6 मिनट। ठीक है, ओके। नाउ इससे हमें ये पता है, आप आसानी से, आप अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो पहले केस में डिस्टेंस और दूसरे केस में डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो वी कैन से 40 इंटू टी बाई 60। टी मिनट में है तो उसको हमने आर में बदलने के लिए टी बाई 60 किया, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो गया। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 35 इंटू टी प्लस 6 डिवाइडेड बाई 60। दोनों इक्वल होगा, दोनों डिस्टेंस। 5 से 8 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स। So you have 8t is equal to 7t plus 42. So from here we can say t is equal to 42. यानी जो रेगुलर यूजुअल टाइम लगता है वो कितना लगता है, 42 मिनट्स। ठीक है, 42 मिनट में विमला होम से ऑफिस चली जाती है। अगर ये टाइम मिल गया तो डिस्टेंस भी आ जाएगा ना, यही तो डिस्टेंस है ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस है डी। ये भी डी है, ये भी डी है, तो इसी में टी का वैल्यू 42 डाल दीजिए। सो यू कैन से फ्रॉम हियर दैट डी इज इक्वल टू 40 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 60। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 से 14 टाइम्स, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, 28 किलोमीटर। सो आई नो डिस्टेंस इज 28 किलोमीटर, स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगता है, 42 मिनट। सो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया, कितना डिस्टेंस है, कितना स्पीड है, सब कुछ। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है, वन डे शी कवर्स 2/3 ऑफ अ डिस्टेंस एट ऑफ अ डिस्टेंस टू ऑफिस इन 1/3 ऑफ अर यूजुअल टाइम। सो एक दिन 2/3 डिस्टेंस। ओके, लेट्स सी, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। 28 का 2/3 कितना हो जाएगा, 56/3। सो मान लेते हैं यहाँ तक 56/3 किलोमीटर, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, इसका 1/3 यानी कितना, 28/3 किलोमीटर। सो ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/3। सो 2/3 डिस्टेंस वो कितनी देर में ट्रेवल करती है, 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम कितना था, 42 मिनट, तो 42 मिनट का 1/3 यानी कितना, 14 मिनट। तो 14 मिनट में विमला 56/3 किलोमीटर चलती है। देन शी स्टॉप्स फॉर 8 मिनट, तो 8 मिनट का रेस्ट लेती है, तो 8 मिनट तो ऐसे ही चला गया, यानी इफेक्टिवली 22 मिनट लगा। 22 मिनट में कितना चला,
कितना चली विमला? 56/3 किलोमीटर। फिर कहता है द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच शी शुड ड्राइव द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच ऑफिस एग्जैक्टली ऑन टाइम। एग्जैक्टली ऑन टाइम में पहुंचना है, यानी 42 मिनट लगा था तो 42 मिनट यहाँ भी लगना चाहिए। तो अगर 42 मिनट में उसको पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कितना चल चुकी है? 22 मिनट ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो और कितना टाइम चाहिए? 20 मिनट। यानी 20 मिनट में रिमेनिंग डिस्टेंस चलना पड़ेगा। कितना है रिमेनिंग डिस्टेंस? 28/3 किलोमीटर। सो जो स्पीड होगा that will be 28/3 किलोमीटर इन हाउ मेनी आवर्स? 20 मिनट का मतलब 20/60 आवर्स। ठीक है, सो 23 जा 60, 23 जा 60 यानी कितना आएगा? 28 किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज द आंसर गिवन। सो द आंसर इज 28 किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग स्पीड, रिमेनिंग डिस्टेंस को किस स्पीड से चलना पड़ेगा? 28 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा। अगेन I would not say a very straightforward question, but an average, I would say a moderate question as far as time, speed, and distance is concerned. If you have practiced well, these questions should be answered. There's nothing that can stop you from answering these types of questions. Very easy question, I would say, for somebody who has practiced reasonably well and has prepared for CAT exam. Okay, let us move on. एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? अनिल, सुनील एंड रवि रन अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ 3 किलोमीटर। अगेन फ्रॉम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। सो एक सर्कुलर पाथ है, से दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसी स्टार्टिंग पॉइंट से 3 लोग चलते हैं, अनिल, सुनील एंड रवि। ठीक है, ट्रैक लेंथ कितना है? 3 किलोमीटर। ट्रैक लेंथ इज 3 किलोमीटर। अब ये लोग कितने कितने स्पीड से चलते हैं? ये चलता है 15 किलोमीटर पर आवर से, क्वेश्चन में दे रखा है। सुनील चलता है 10 किलोमीटर पर आवर से और रवि चलता है 8 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, फिर कहता है हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल रवि हैव रन व्हेन अनिल एंड सुनील मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहता है कि अनिल और सुनील स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मिलेंगे, इस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मिलेंगे, उस समय तक में रवि कितना चल चुका होगा। दिस इज माई क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो यही निकालते हैं कि रवि, अनिल और सुनील कितने दिन देर के बाद यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अगर सपोज अनिल और सुनील 1 घंटे में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं, तो 1 घंटे में रवि कितना चलेगा? 8 किलोमीटर। अगर सपोज अनिल और सुनील आधे घंटे में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाते हैं, तो आधे घंटे में ये कितना चलेगा? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। तो हमें यही देखना है सबसे पहले कि अनिल और सुनील कितने देर में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसके लिए तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, टाइम टेकन टू कवर 1 लैप। 1 लैप मीन्स 1 सर्कल। एक चक्कर लगाने में अनिल को कितना टाइम लगेगा? 3 किलोमीटर चलना है एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 1/5 आवर। इसको कितना लगेगा? 3 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, सो 3/10 आवर्स। सो दोनों को टाइम पता चल गया, 1/5 और 3/10। सो टाइम आफ्टर विच दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट विल बी LCM of 1/5 and 3/10. This we know from the concept of circular motion. So फ्रैक्शन का LCM क्या होता है? 1 और 3 का LCM 3 और 5 और 10 का HCF 5, यानी 3/5 आवर्स। सो 3/5 आवर्स में अनिल और सुनील एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। सो 3/5 आवर्स में रवि कितना चलेगा? 3/5 into 8, that is 24/5, which is 4.8 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन। कितना आएगा आंसर? 4.8 किलोमीटर। द आंसर इज थर्ड ऑप्शन, 4.8। अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि नहीं होने लायक था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? इन द फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर्ड 52%। सो विष्णु को फाइनल एग्जाम में कितना आता है? 52%। आशा स्कोर्ड 64%। सो आशा को कितना आता है? 64%। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस एंड दैट बाय आशा इज 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। तो एक और स्टूडेंट है जिसने एग्जाम लिखा है, से रमेश, उसको कितना मार्क्स आता है? से सपोज x मार्क्स आता है। क्वेश्चन में कह रहा है विष्णु को x से 23 मार्क्स कम आया है, आशा को विष्णु से 34 मार्क्स ज्यादा आया है। यानी इन दोनों के मार्क्स का जो डिफरेंस है वो कितना है?
57 मार्क्स है। समझ में आ रहा है कितना है? सी 57 मार्क्स है ना। ये एक से 34 ज्यादा, ये एक से 23 कम, तो 34 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 57। सो आई नो दैट डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ आशा एंड विष्णु इज हाउ मच? 57 मार्क्स। सो आई नो, एंड दोनों का मार्क्स का डिफरेंस कितना है? 64% ऑफ टोटल, 52% ऑफ टोटल, यानी कितना डिफरेंस कितना होगा? 12% ऑफ टोटल। सो आई नो 12% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 57। दिस आई नो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु स्कोर्ड 84%। तो हमें पता है कि गीता को कितना आया है? 84%। तो 84% ऑफ टोटल कितना होगा? अगर 12% है 57, तो 12 7 जा 84, 12 से 84 यानी कितना? इंटू 7। तो यहाँ भी क्या करना होगा? इंटू 7। 57 इंटू 7 350 प्लस 49, 350 और 49 कितना हो जाएगा? 399। क्या आंसर होगा? सेकेंड ऑप्शन। कुछ भी है, परसेंटेज का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। दीज आई वुड से नो आर एग्जाम आर क्वेश्चंस व्हिच आर वर्दी ऑफ अपीयरिंग इन एग्जाम्स लाइक एसएससी। ओके, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, सिटर्स आई वुड से एज फार एज कैट इज कंसीडर्ड। ऑलराइट, लेट अस मूव ऑन। क्या कहता है नेक्स्ट वन? डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम एंड, सो द टू पर्सन डिक एंड टॉम। सो कहता है डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम। तो अगर टॉम का एज एक्स है तो डिक उसका 3 गुना है, यानी कितना होगा? 3x। एंड हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक। तो एक और पर्सन है हैरी। हैरी के बारे में कहता है हैरी डिक से भी 3 गुना है। सो डिक से भी सॉरी 2 गुना है, 3x का डबल, यानी कितना हो जाएगा? 6x। हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक। सो डिक का डबल, तो कितना हो जाएगा? 6x। फिर क्या कहता है? इफ डिक्स एज इज 1 ईयर लेस देन एवरेज एज ऑफ ऑल द थ्री। तो तीनों का अगर हम एवरेज निकालें तो कितना होगा? 3x प्लस एक्स, 4x प्लस 6x, 10x/3। यही तो एवरेज होगा। दिस इज एवरेज, एंड दिस वी कैन राइट एज 3x प्लस x/3। ओके, और कहता है कि वो डिक एज इज 1 ईयर लेस देन एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री। सो डिक का एज है कितना? 3x, और एवरेज कितना है? 3x प्लस x/3। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये नंबर, दिस नंबर इज 1 मोर देन दिस नंबर, और रैदर डिक का एज इससे एक कम है। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा 1। इन दोनों का डिफरेंस है कितना? x/3। 3x तो निकल गया। क्या डिफरेंस है? x/3। x/3 दिया हुआ है 1, तो x कितना हो जाएगा? 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हैरी का एज बताइए। तो x अगर 3 है तो हैरी का एज 6, 3 का कितना हो जाएगा? 18 ईयर्स। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सब सिंपल इक्वेशन का बहुत ही बेसिक लेवल, एंट्री लेवल क्वेश्चन। मूव ऑन, एक और देखते हैं क्या कहते हैं। लिखता है अ बैट्समैन प्लेड n+2 इनिंग्स। सो एक बैट्समैन है जिसने टोटल कितने इनिंग्स खेले हैं? n+2 इनिंग्स खेले हैं, एंड गॉट आउट ऑन ऑल ओकेजन, सभी बार आउट हुआ है। ठीक है। हिज एवरेज स्कोर इन दीज n+2 इनिंग्स इज 29। सो n+2 इनिंग्स में उसकी एवरेज कितनी है? 29। फिर कहता है ही स्कोर्ड 38 एंड 15 इन लास्ट 2 इनिंग्स। ठीक है, अच्छी बात है। सो n इनिंग्स के बाद n+1th इनिंग हुआ होगा, उसके बाद n+2th इनिंग हुआ होगा। ये शुरू के टोटल एन इनिंग्स, उसके बाद में सेकंड लास्ट इनिंग, और ये लास्ट इनिंग। सो सेकंड लास्ट इनिंग में उसका स्कोर है 38, और यहाँ पे स्कोर कितना है? 15। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। फिर कहता है द बैट्समैन स्कोर्ड 38 रन इन, स्कोर्ड लेस देन 38 रन। ओके, विल वरी अबाउट दैट लेटर। सो देखिए, ये जो लास्ट के 2 इनिंग्स है, लास्ट 2 इनिंग्स, इसमें जो एवरेज होगा वो कितना होगा? डिवाइडेड बाई 2, 53/2 इज इक्वल टू कितना? 26.5। सो आई नो कि लास्ट 2 इनिंग्स में जो एवरेज है वो कितना है? 26.5। टोटल एवरेज कितना है पूरे n+2 इनिंग्स का? एवरेज कितना है? 29। दिस ऑल्सो वी नो। ठीक है, ओके। फिर कहता है क्वेश्चन में आगे, इन दीज n इनिंग्स, इस टोटल n इनिंग्स में, किस n इनिंग्स में? शुरू के n इनिंग्स में। इन दीज n इनिंग्स हिज एवरेज स्कोर वाज
30। तो यहाँ पे एवरेज स्कोर कितना था? 30 था। अब तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन क्लासिक एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सी, शुरू के n इनिंग्स में एवरेज कितना है? 30। लास्ट के 2 इनिंग्स में एवरेज कितना है? 26.5। और टोटल n+2 इनिंग्स में एवरेज कितना है? 29। सो ओवरऑल एवरेज कितना है? 29। शुरू के n इनिंग्स में 30, लास्ट के 2 इनिंग्स में 26.5, ओवरऑल कितना? 29। वी कैन अप्लाई रूल ऑफ एलिगेशन। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। 39 माइनस 30 माइनस 29 1, ये कितना आ जाएगा? 2.5। ओके, सो यू कैन अप्लाई रूल ऑफ एलिगेशन। n/2 is equal to 2.5 divided by 1, so we can say n is equal to 5। so हमें ये समझ में आ रहा है कि जो शुरू के n इनिंग्स थे वो एक्चुअली कितने इनिंग्स थे? 5 इनिंग्स थे, 5 इनिंग थे शुरू में। ठीक है, ओके। सो लेट्स से फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग, फिफ्थ इनिंग, सिक्स्थ और सेवेंथ का इनिंग का हमें स्कोर मालूम है कितना है? 38 और 15। दिस इज गिवन। 38 था और कितना था? 15 था। सो ये तो हमें मालूम है, सिक्स्थ और सेवेंथ का तो हमें मालूम है। इधर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, क्या कहता है? द बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 38 रन्स इन ईच ऑफ द फर्स्ट एन इनिंग्स। कहता है कि शुरू के जो एन इनिंग्स थे, यानी कितने इनिंग्स थे? 5 इनिंग्स, उसमें बैट्समैन क्या किया है? 38 से कम स्कोर किया है। ठीक है, यानी मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकता है? 37, सॉरी, मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकता है? 37। 38 से कम यानी कितना? 37। तो पूछा है कि हिज स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, और बोला है कि एंड हिज एवरेज स्कोर वाज 30। हमें ये भी पता है कि इन पांचों में एवरेज कितना है? 30 है। अगर एवरेज 30 है यानी टोटल कितना है? 150 रन। तो 5 इनिंग्स में एवरेज 30, तो टोटल हो जाएगा 30 इंटू 5 कितना? 150 रन। और किसी भी इनिंग में 38 से कम ही बनाया है, यानी कितना बनाया होगा? मैक्सिमम 37 बनाया होगा। तो कहता है कि इनमें से किसी भी एक इनिंग में उसका मिनिमम स्कोर क्या हो। ठीक है, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, बोला द लोएस्ट स्कोर वाज एक्स रन। इस एन इनिंग्स में लोएस्ट स्कोर कितना है? एक्स रन है। ठीक है, इन दीज एन इनिंग्स हिज एवरेज स्कोर वाज 30 एंड द लोएस्ट स्कोर वाज एक्स रन। इन 5 इनिंग्स में, इन 5 इनिंग्स में जो मिनिमम स्कोर है वो कितना है? एक्स रन है। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू, एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए। ठीक है, सपोज उसने पहले इनिंग में ही एक्स बनाया था, मुझे नहीं पता है, मैंने मान लिया कि पहले इनिंग में ही उसने एक्स रन बनाया था। एक्स को हमको मिनिमाइज करना है, यानी इन सबको क्या करना होगा? मैक्सिमाइज करना होगा। ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, क्यों? क्योंकि सबका सम तो फिक्स है कितना? 150। तो 150 में एक्स मिनिमम तभी होगा जब बाकी सब इनिंग्स में वो मैक्सिमम मैक्सिमम बनाएगा। लेकिन मैक्सिमम कितना बना सकता है? 38 से कम ही बनाना है, तो कितना बना सकता है? 37। सो इधर में टोटल हो जाएगा 37 इंटू 4, 120 और 28 कितना हो गया? 148 रन। तो 148 रन मैक्सिमम बना सकता है 4 इनिंग में, यानी किसी भी एक इनिंग में उसका जो मिनिमम होगा वो कितना होगा? 2 रन। ठीक है, सो हमें मालूम चल गया मिनिमम कितना होगा? 2 रन, एंड दैट इज माय आंसर। कितना आंसर होगा? 2 रन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो अगेन, in exam situation, this can take some time. I'll not say this is very easy question. I will not even qualify it as extremely difficult question. The level of quant as far as arithmetic is considered was moderate. This will also qualify into moderate to difficult range. In exam condition, because of the exam pressure and also because of the fact that there is only 40 minutes, it's a cut down version of the original CAT. It's a curtailed version. 40-minute time means you have to run a sprint. So ये उस केस में, no, because of time pressure you can find these questions on a difficult side but doable ones if you keep your head cool. Okay, all right, समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। ये वेटेड एवरेज से क्वेश्चन था, एलिगेशन से आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है? अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी, a person invested a certain amount of money at 10% annual interest, so compounded half yearly। ठीक है, so interest rate है 10% per annum but compounded half yearly। this is important, compounded क्या? half yearly, यानी हर 6 महीने पर कंपाउंडिंग होगा। ठीक है, फिर कहता है आफ्टर 1.5 years द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल टुगेदर बिकम्स 18522, यानी क्यूमुलेटिव अमाउंट हमें दिया हुआ है।
इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मीन्स क्यूमुलेटिव अमाउंट। क्यूमुलेटिव अमाउंट कितना दे रखा है 18522। फिर कहता है द अमाउंट इन रुपीज दैट द पर्सन हैड इन्वेस्टेड इज, बोलता है कि प्रिंसिपल बताइए क्या हो। हाँ, 6-6 महीने पे कंपाउंडिंग हो रही है, 1.5 साल हुआ है इन्वेस्ट, तो 1.5 साल में 6-6 महीने के कितने पीरियड होंगे? 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 3 पीरियड होंगे 1.5 साल में, यानी 3 बार कंपाउंडिंग हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं क्यूमुलेटिव अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। आर होता है इंटरेस्ट रेट इन द कंपाउंडिंग पीरियड, एन होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसी फॉर्मूले में डाल देते हैं, P इंटू 1 प्लस आर कितना होगा, 10% है कितने में, पर एनम, लेकिन कंपाउंडिंग पीरियड में कितना होगा, जब 12 महीने में 10%, तो 6 महीने में कितना 5%। So 5% is my effective rate of interest divided by, not effective but in the cumulative, in the compounding period the interest is 5%. So 5 by 100 का power n, n कितना होगा 3 is equal to कितना 18522। Now बहुत बार आपका ये टेंडेंसी होता है कि आप कैलकुलेटर पे जाते हैं, लेट अस डू इट बाय कैलकुलेटर। आप कर सकते हैं ये, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि p कितना हो जाएगा 18522 divided by, this is 1.05, so 1.05 का क्यूब। So you have an online screen calculator present in the exam with you at your disposal. You can use it and find out the answer. But my personal advice to all of you is to refrain from using calculator as much as possible, because using calculator means you're taking your mind off from सॉल्विंग क्वेश्चन। सो आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन डिप करता है, तो जहां तक पॉसिबल हो कैलकुलेटर को आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पे भी हम अवॉइड कर सकते हैं, देखिए कैसे, सी दिस 1/20, सो ये बेसिकली है कितना 20 p इंटू ये कितना हो गया 21/20 का क्यूब इज इक्वल टू 18522। सो यहाँ से p आ जाएगा 18522 इंटू 20 का क्यूब यानी 8000 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21 इंटू 21, सी होगा। अब 9 से काटते हैं पहले, 7 टाइम 3 से कट गया, यहाँ पे 3 गया, यहाँ पे 3 गया, इसको भी 9 से निकाल लेते हैं। 9 से कितनी बार जाएगा 9 2 जा 18 0, 9 से कितनी बार जाएगा 9 5 जा 45, 7 2 9 8 जा 72, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 7 टाइम्स, ये भी 3 से चला जाएगा 7 टाइम्स, 3 3 से 6 टाइम्स, सॉरी 3 6 जा 18, 2 5 2 5 3 8 जा 24, 1 8 3 6 8, ठीक है। अब 7 7 7 6 8 6, ये भी चला जाएगा, देखिए एक बार 6 7 से 7 9 जा 63, 5 6 7 8 जा 56, 7 से चला जाएगा कितनी बार 14 टाइम्स, 7 से चला जाएगा कितनी बार 2 टाइम्स ना, 2 इंटू 8000 यानी कितना 16,000। So my answer is 16,000. So principal is 16,000 rupees. No need to use calculator. एग्जाम में आपको नंबर्स ऐसे ही दिए जाते हैं, कैट एग्जाम में कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम में नंबर ऐसा ही दिया जाएगा जिसको कि आप बिना कैलकुलेटर के भी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, हम इसको आसानी से बिना किसी कैलकुलेटर के यूज किए, थोड़ा सा लगेगा 1 मिनट लगेगा, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। रिमेंबर द कैलकुलेटर इन द एग्जाम इज नॉट दैट फ्रेंडली, यू हैव टू यूज योर कर्सर, go there, click all the numbers and no get the answer. It is not that user friendly, आपके हाथ के जैसा, no it's not like your palm calculator जिसको आप आसानी से solve करके कर सकते हैं। It is not that friendly, it is also time consuming, so why not to use no manual calculation than to go for no calculator। ओके, सो आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कैट में। दीज आर ऑल सिटर्स, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन हियर। क्या कहता है, अ मैन बाइज 35 kg शुगर, ठीक है भाई 35 किलो शुगर खरीदा, अच्छी बात है, ठीक है। सेट्स अ मार्क्ड प्राइस इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे रखते हैं, लेट्स से कॉस्ट प्राइस इज 100। बोलता है कि मार्क्ड प्राइस वो 20% प्रॉफिट के हिसाब से रखता है, तो 20% बढ़ा के रखेगा, तो 100 रुपए में खरीदा है तो कितने में बेचेगा 120 तय करता है वो प्राइस की 120 में बेचूंगा, अच्छी बात है। फिर क्या कहता है, ही सेल्स 5 kg एट दिस प्राइस, 5 किलो ही बेच पाता है इस पे, ठीक है भाई 5 किलो बेचे आप 120 पे, तो 120 इंटू 5 कितने रुपए मिल गए आपको 600 रुपए तो मिल गए, अच्छी बात है। फिर कहता है
ही सेल्स द रिमेनिंग शुगर, ओके सॉरी, एंड 15 kg एट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट पे बेचता है। अब इसका 10% कितना होगा? 12 रुपया। 12 रुपया छोड़ देंगे तो कितने में बेचेगा? 108 रुपया में। 10% छोड़ दिया यानी कितना छोड़ दिया? -12। इसका 10% 12 हटा देंगे कितने बेचेगा? 108 रुपये बेचा। कितना बेचा? 15 किलो बेचा। अच्छी बात है। 15 किलो बेच दिए आपने 108 रुपये में। कितना मिल गया? 15 × 8 120, और यहाँ 1500। 1500 प्लस 120 कितना हो गया? 1620। 1620 रुपये आपको और मिल गए। 15×5 = 20 किलो आप बेच चुके हैं। है कितना आपके पास? 35 किलो। और कितना बचा हुआ है आपके पास? 15 किलो और बचा हुआ है। लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई। एक्सीडेंटली 3 kg ऑफ शुगर इज वेस्टेड। चलिए 3 किलो बर्बाद हो गया आपका। कितना बच रहा है आपके पास अब? 12 किलो। 15 में से 3 गया, 12 बच रहा है। फिर कहता है ही सेल्स द रिमेनिंग शुगर बाय रेजिंग द मार्क्ड प्राइस बाय P%। मार्क्ड प्राइस कितना था? 120। सो हमारा मार्क्ड प्राइस 120 था, उसको P% बढ़ा के बेचता है। P% बढ़ा के बेचता है सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%। इस तरीके से कि हमारा यहाँ जो प्राइस आए वो इस तरह से आए कि इन तीनों का जो सम हो वो हमको ओवरऑल कितना दे? 15% का प्रॉफिट दे दे। अच्छी बात है। तो हम पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट है कितना हमारा? 3500 रुपया। हमारा ओवरऑल कॉस्ट कितना है? 35 किलो 100 रुपये में खरीदा। कितना खर्चा लगा? 3500 रुपया खर्चा लगा। हमें 15% प्रॉफिट चाहिए। तो 10% कितना हो जाएगा? 350। इसका 10% कितना? 350। 5% कितना? इसका और आधा यानी कितना? 175। दोनों मिलाया कितना? 525। 525 ऐड कर देंगे तो हमें कितना चाहिए टोटल? 4025। 4025 में से हमने कितना कमा लिया है? 1620 और 600 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 2220। भाई 2220 तो हमको मिल गया है। यानी कि हमें जो चाहिए वो कितना चाहिए? 1805। 1805 रुपया हमें चाहिए और तो हमें 1500 प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 12 किलो अगर 1805 में बेचेंगे तो देखिए 12 से कितनी बार जाएगा? एक बार। लगभग लगभग 150 से थोड़ा सा ज्यादा, लिटिल मोर देन 150। तो 115 इंटू 150 इंटू 12 कितना होगा? 1800। है कितना? 1805। लगभग लगभग 150 रुपये में। तो 120 मार्क्ड प्राइस था, हमें बेचना कितने में चाहिए? 150 में। कितने परसेंट का इंक्रीज होगा? बहुत सिंपल सी बात है। कितने का इंक्रीज हुआ? 30 रुपए का। तो 30 रुपए का इंक्रीज हुआ तो 30 डिवाइडेड बाई कितना? 120 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 25%। आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन 25%। देखिए 120 में मार्क्ड प्राइस था, 15% प्रॉफिट के लिए बचे हुए 12 किलो को 150 में बेचना था। तो 150 से 150 यानी हमने प्राइस को कितना बढ़ाया? P% निकल जाएगा ना। 120 से 150, 30 का इंक्रीज। बेस कितना? 120। 30/120 1/4 यानी कितना? 25%। सो 25% इज द आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन था, एक कहानी बना के दिए हुए था, इतना बेच, इतना खरीदा, इतना 20%, इतना एक्चुअल पे बेचा, इतना 10% डिस्काउंट पे बेचा, इतना बर्बाद हो गया, अब कितने में बेचे, कुछ नहीं। जस्ट फॉलो द थ्रेड ऑफ द क्वेश्चन एंड डू द कैलकुलेशंस अप्रोप्रिएटली, you'll get your answer। कुछ भी नहीं है इन सब क्वेश्चन। these are all, no, take some time but you'll get to the answer। there is no twist in the question, it is straightforward। it is just that the path is not straight, you have to go through the story which is there in the question, that's all। okay, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट वन? कहता है कि टू अल्कोहल सॉल्यूशंस ए एंड बी मिक्स्ड, मतलब ये एवरेज एंड मिक्सचर से। जो भी बच्चा प्रैक्टिस किया होगा, जिसको भी थोड़ा क्वेश्चन किया होगा एवरेज मिक्सचर एलिगेशन से, देखेगा क्वेश्चन उसको समझ में आ जाएगा कि एवरेज मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन। क्या कहता है? टू अल्कोहल सॉल्यूशंस ए एंड बी, दो सॉल्यूशन है ए और बी, इसको मिक्स किया गया है किस रेशियो में? 1:3 रेशियो में। ठीक है, कर दिया भैया। ये 1 पार्ट लिया, ये 3 पार्ट लिया, मिला दिया। फिर कहता है द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज देन डबल्ड, यानी कि अब ये 4 पार्ट हो गया तो 4 पार्ट और आया। ठीक है, टोटल ये 1 पार्ट, ये 3 पार्ट, टोटल कितना हो गया? 4 पार्ट। अभी इसको डबल करना है तो 4 को 8 पार्ट बनाना है, यानी 4 पार्ट और लिया गया। कैसे लिया गया? बाई एडिंग सॉल्यूशन ए, यानी सॉल्यूशन ए और लिया गया। कितना पार्ट? 4 पार्ट। तो इस तरीके से अगर हम देखें इफेक्टिवली तो ए लिया गया है 5 पार्ट और बी लिया गया है कितना? 3 पार्ट। यही तो हो रहा है, ए लिया गया 5 पार्ट, बी लिया गया 3 पार्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, और सच दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर है 72% अल्कोहल। सो रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना परसेंट अल्कोहल है? 72% अल्कोहल है।
फिर कहता है सोल्यूशन ए है 60% अल्कोहल, सोल्यूशन ए में कितना परसेंट है 60%, देन द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन सोल्यूशन बी इज, तो मतलब बी में कितना है अल्कोहल, तो मान लेते हैं एक्स है, सिंपल एलिगेशन का सवाल है, 72 - 60 कितना हो गया 12, यहाँ कितना होगा x - 72, रेशियो क्या होगा 5/3 इज इक्वल टू x - 72 डिवाइडेड बाई 12, 3 से 4 टाइम्स, x - 72 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 92, यानी कितना आंसर होगा 92। कुछ भी नहीं था इन सब सवाल में, कोई दम नहीं है, बस आप थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हल्का सा है, आप ऐसे ही कर लेंगे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो मैंने लिख दिया, इसको ओरली भी किया जा सकता है। आप अगर ऐसे भी देखें, यहाँ पे देखिए 3 पार्ट से हमने 12 बनाया, कितनी बार 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 5 पार्ट को 4 में बदलेंगे तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, यानी x कितना में से 72 घटाएं कि 20 आ जाए, 92 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 92। ठीक है, तो ये सब बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो कि एवरेज मिक्सचर ऑफ एलिगेशन पे बेस्ड है। वन मोर क्वेश्चन, लेट k बी अ कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है, के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस के वाई इज इक्वल टू 4। बोलता है कि यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए यूनिक, तो के लिए क्या कंडीशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, x का कोएफिशिएंट का रेशियो के और 4 का रेशियो बराबर नहीं होगा किसके, y के कोएफिशिएंट का रेशियो का, यानी 1 और k का, बस यही तो है। के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, यानी के इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी के इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ 2, क्यों मॉड ऑफ 2 क्या होता है प्लस और माइनस 2, तो के इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ 2, कौन सा आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट सिंपल इक्वेशन के बेसिक जो रूल्स होते हैं, नेचर ऑफ रूट, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, यू नो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, उसी पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपने खुद देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये 10 क्वेश्चन स्लॉट 3 में, जिस स्लॉट में मैंने अपीयर किया था उसमें अरिथमेटिक में आए थे। 30 मार्क्स ऐसे ही जेब में आ गए, कितने मिनट में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, बाकी टाइम में और क्वेश्चन कीजिए। अगर ये 10 क्वेश्चन में से आपने 10 क्वेश्चन सही कर दिए, सिर्फ अरिथमेटिक पे कोई बच्चा अगर फोकस किया होता, 10 के 10 क्वेश्चन अगर उसका सही हो जाता, 30 मार्क्स जेब में हो जाते, मतलब कि कम से कम 92-93 परसेंटाइल आ गया है, कोई नहीं रोक सकता है। इतना सिंपल है कैट का एग्जाम। कैट में मैथ्स के सेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, वी नो व्हाट इज द पाथवे टू गेट टू द गुड स्कोर इन क्वांट्स। मेहनत कहाँ लगेगी, मेहनत लगेगी वर्बल में, मेहनत लगेगी डीआई में। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ डीआई के कुछ बचे हुए जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं आपके स्लॉट 3 में, सॉरी, उसको भी डिस्कस करेंगे। बाद में हम लोग डीआई के भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस वीडियो को देखने से आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि कैट में हम लोग भी अच्छा कर सकते हैं, अगर हम लोग सिर्फ अरिथमेटिक पे भी फोकस करें तो भी हमारा एक डिसेंट स्कोर मैथ्स में आ सकता है। ठीक है, सो विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।